अब इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी को लेकर चलना ये अमेरिका को बिल्कुल पसंद नहीं था। तो उन्होंने ये सोचा कि इससे पहले कि और मजबूत हो खिते में, इसको ख़त्म कर दो। अमेरिकी सहाफ़ी स्टीफन किंजर ये कहते हैं कि ज़लाया का सिर्फ एक कसूर था कि वो एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी को लेकर चल रहा था। तो ये सारा खेल स्पेनिश और अमेरिका की वार के साथ स्टार्ट होता है, जब स्पेन ही की कॉलोनीज क्यूबा और फिलीपींस स्पेन से आज़ादी हासिल करने की जद्दोजहद कर रही होती हैं और पहली बार अमेरिका किसी गैर की जंग में अपनी टांग फंसा देता है। और उस वक्त के सदर विलियम मैकिनले ये बयान देते हैं कि क्यूबा और फिलीपींस को यह हक हासिल है कि वो स्पेन से अपनी आज़ादी हासिल करें। फिर अमेरिका अपने असले और बहरी बेड़ों की मदद से क्यूबा और स्पेन की मदद करता है। यूं क्यूबा और फिलीपींस की जंग स्पेनिश अमेरिकन वॉर में तब्दील हो जाती है। फिर आखिरकार 10 दिसंबर 1898 को स्पेन और अमेरिका के दरमियान ट्रीटी ऑफ पेरिस साइन होती है, जिसके तहत स्पेन, क्यूबा, फिलीपींस, पेट्रोरिको और गुआम ये तमाम आइसलैंड अमेरिका के हवाले कर देता है। लेकिन इस ट्रीटी ऑफ पेरिस के पीछे अमेरिका की एक पूरी हिस्ट्री छुपी है। जब ये ट्रीटी ऑफ पेरिस साइन होती है तो अमेरिका के बड़े हलकों में ये डिबेट शुरू हो जाती है कि जो मुल्क खुद जमहूरी इक़्तिदार को जानता हो, मानता हो, उसको फॉलो करता हो, क्या उसे ये ज़ेद देता है कि वो किसी दूसरे की सॉवरेनिटी के ऊपर जाकर कब्जा कर ले। अब इसी तनाजुर के पेश नज़र इस ट्रीटी को मंजूर करवाने के लिए अमेरिकन सेनेट में डिबेट करवाई जाती है, जिसमें दो नज़रिए खुलकर सामने आ जाते हैं। नंबर 1 इम्पीरियलिज़म, नंबर 2 एंटी इम्पीरियलिज़म। इम्पीरियलिज़म यानी साम्राज्यत, ये एक रियासत की पॉलिसी होती है जिसके तहत आप अपनी इलाकाई ताकत में इजाफा करने के लिए दूसरे इलाकों पर कब्जा जमा लेते हैं और उनको अपने कंट्रोल में ले लेते हैं। और दूसरी तरफ एंटी इम्पीरियलिज़म यानी कि इसके बिल्कुल मुखालिफ। अब जो लोग इम्पीरियलिज़म यानी एक्सपेंशनिज़म को सपोर्ट कर रहे थे, उनके अंदर सबसे बड़ी तादाद उस वक्त के बड़े बड़े बिजनेसमैन की थी। अब चूंकि उस दौर के अंदर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ग्रो कर रहा था और यही बड़ा जो बिजनेसमैन का तबका है मुख्तलिफ जजीरों पर जाकर, ममालिक पर जाकर अपना बिजनेस फ्लरिश करता था और उनके ज़खायर के ऊपर कंट्रोल हासिल कर लेता था। तहकीक से ये बात वाज़ह हो जाती है कि फ़िलीपींस और क्यूबा के अंदर इन्वेड करवाने का जो सबसे बड़ा एक पीछे मकसद था वो इन बिजनेसमैन्स का था, क्योंकि ये चाहते थे कि ख़ित्तों के अंदर अपना इन्फ्लुएंस बरकरार रखा जाए और अपने जो बिज़नेस है उसको मज़ीद ज़्यादा जो है वो महफूज कर लिया जाए। अब दूसरी जानिब एंटी इम्पीरियलिज़म लीग वाले थे, जिनका ज़्यादातर तबका पॉलिटिशियंस के ऊपर, सोशल रिफॉर्मिस्ट के ऊपर और इंटेलेक्चुअल्स पे बेस करता था। इन्होंने अमेरिका के इस एक्ट को कैटेगोरिकली इनकार कर दिया और ये बयान सामने रखा कि अमेरिका को कोई हक नहीं पहुंचता कि वो किसी दूसरे की कॉलोनीज़ के ऊपर अपना हुक्म जमाए, उनके ऊपर हमला करे और उनको अमेरिका के ताबे ले, जबकि उनके अपने लोगों में ये अहलियत है कि वो अपनी मामला जो है वो खुद चला सकते हैं। मज़ीद ये कि फ़िलीपींस और क्यूबा के ऊपर कब्जा करना खुद अमेरिका के डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस के ख़िलाफ़ था। अब डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस क्या है? ये वही है जो इब्राहिम लिंकन ने कहा था कि गवर्नमेंट शुड बी ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। अब एक्सपेंशनिज्म वालों ने इस बात को हवा में उड़ा दिया और कह दिया कि अब हम जो है अपने बाओ-अजदाद के रूल, असूल और उनके कवायद और ज़वाबत के ऊपर जो है वो अमल नहीं करेंगे। अब हमें आगे बढ़ना है, अब हमने अपने बिज़नेस को लेकर चलना है, मुख्तलिफ खित्तों के ऊपर अपना इन्फ्लुएंस पैदा करना है, उनको अपने ताबे करना है। यानी डेमोक्रेसी का प्रचार करने वालों ने, राइट ऑफ फ्रीडम की बात करने वालों ने खुद अपने हाथों से जमहूरियत का गला दबा दिया। फिर आखिरकार ये डिबेट 32 दिन तक चलती है और एक्सपेंशनिज्म वाले ये ट्रीटी के ऊपर रेटिफिकेशन 57-27 के वोट से पास करवा लेते हैं। तो यहाँ से अमेरिका का साम्राज्यत का सफ़र शुरू होता है। वो अपने ही मोरल वैल्यूज़ को पसे पुश्त डालकर दूसरे ममालिक या कॉलोनीज़ की जो सॉवरेनिटी होती है और डेमोक्रेटिक राइट को मसख करके या तो उनमें डायरेक्ट इन्वेड किया करते थे या फिर रिजीम चेंज करवाया करते थे। तो आइए देखते हैं कि वो कौन से ऐसी ममालिक हैं, कौन सी ऐसी कॉलोनीज़ हैं जहाँ पर इन्होंने रिजीम चेंज किया और कैसे किया अपने मकासद को हासिल करने के लिए। सेंटोस ज़लाया, जो कि पिछले एक अरसे से डिक्टेटरशिप की शक्ल में निकारागुआ में जो है वो रूल कर रहे थे। ये ग्रेट रिफॉर्मिस्ट और नेशनलिस्ट के तौर पर जाने जाते थे। ग्रेट रिफॉर्मिस्ट इस तरह के, इन्होंने अपने दौर के अंदर जितने भी शोबे थे इनको ऊपर ले आए थे, और नेशनलिस्ट इस तरह के ये अपने मुल्क की सॉवरेनिटी के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया करते थे। और दूसरी जानिब ये कि अमेरिका को अपनी हदूद के अंदर मुसल्लत होने से रोका करते थे और ये एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी लेकर चल रहे थे। अब इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी को लेकर चलना ये अमेरिका को बिल्कुल पसंद नहीं था। तो उन्होंने ये सोचा कि इससे पहले कि और मजबूत हो खिते में,
इसको ख़त्म कर दो। याद रखिए कि ज़लाया का रिजीम चेंज उसके जियोपॉलिटिकल जो वैल्यू है उसके साथ जुड़ा हुआ है। कैसे, आइए जानते हैं। इस ज़मीन की स्ट्रेटेजिक वैल्यू की वजह से इस इलाके का नाम रूट ऑफ ट्रैफिक पड़ा था। इस दौर में अमेरिका एक कॉन्टिनेंटल पावर के तौर पर उभर रहा था और उसे अपने तजारती मकासद को हासिल करने के लिए वो रास्ते दरकार थे जिसमें वक्त और पैसा कम लगे। अब अमेरिकी इंजीनियर्स ने निकारागुआ के ही इलाके में कैनाल तमीर करने का मशवरा दिया, यानी अगर इस इलाके में कैनाल तमीर हो जाती तो अमेरिका बड़ी ही आसानी से कैरिबियन सी और पैसिफिक ओशन को जोड़कर इस मुख्तसर से रास्ते से अपने बहरी बेड़े ले जा सकता था। अब ज़लाया बिल्कुल नहीं चाहता था कि वो अपने इलाकों के ऊपर अमेरिकन को आने दें, तो अमेरिकन ने भी अल्टरनेटिव तलाश किया। 1904 के अंदर पनामा के ऊपर कैनाल की तामीर शुरू कर दी। तो दूसरी तरफ ज़लाया ने जर्मनी और जापान को अपने साथ मिलाकर उसी रूट के ऊपर जहां पर पहले अमेरिका चाहता था उसी रूट के ऊपर कैनाल की तामीर के लिए इजाज़त दे दी। अब अमेरिका को ये चीज़ बिल्कुल नापसंद थी कि उनके अकब में उनके दुश्मन आके बैठ जाएं, तो लिहाजा अगर उन्होंने जर्मनी और जापान को रोकना था तो उससे पहले अमेरिका को ज़लाया को अपने रास्ते से हटाना पड़ना था। अब ज़लाया को रास्ते से हटाने के लिए अमेरिका ने अपोजिशन की जमात कंजर्वेटिव पार्टी के सदर जोस एस्ट्राडा को अपने साथ मिलाया और उसे हर किस्म की मदद फराहम की। एस्ट्राडा ने मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में खाना जंगी वाला माहौल पैदा कर दिया। अब इस पूरे खेल में ज़लाया ने 2 अमरीकियों को पकड़ लिया, लियोनार्ड ग्रेस और रॉय कैनन, जिनके ऊपर इल्ज़ाम था कि वो बगावत में शामिल थे और जो बगावत करने वाले थे उनको बारूदी सुरंगें बिछाने में मदद कर रहे थे। जब ज़लाया ने उनको पकड़ लिया तो उनको मारने का फांसी पर चढ़ाने का हुक्म दे दिया। अब ये टर्निंग पॉइंट था अमेरिका के लिए कि वो निकारागुआ में अपनी फ़ौजें भेजें और जो अमेरिकन ज़लाया ने मारे हैं उसके बदले में पूरा खिता अपने कंट्रोल में ले ले। फिर आखिरकार 14 दिसंबर 1909 को ज़लाया रिज़ाइन कर देते हैं और निकारागुआ में रिजीम चेंज हो जाता है। अमरीकी सहाफ़ी स्टीफन किन्ज़र ये कहते हैं कि ज़लाया का सिर्फ एक कसूर था कि वो एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी को लेकर चल रहा था। याद रखिए, पनामा को हासिल कर लेना उस वक्त अमेरिका की बड़ी कामयाबियों में से एक कामयाबी थी। पनामा में रजीम चेंज या इंटरवीन करना अमेरिका के लिए नागुज़ीर था क्योंकि वो अपने तजारती मामलात को दूसरे मुल्कों तक लेकर जाना चाहता था, ख़ुसूसन चाइना तक लेकर जाना चाहता था। अब वैसे भी पनामा की स्ट्रेटेजिक लोकेशन ऐसी थी कि अगर ये हाथ आ जाता है तो आप अटलांटिक ओशन को पैसिफिक ओशन के साथ जोड़कर अपने तजारती मकासद बढ़ा सकते थे। अब तजारती सामान अमेरिका बज़रिया ट्रेन दूसरे ममालिक तक पहुंचा तो देता था, लेकिन शिप्स पर अपलोडिंग और रीलोडिंग एक तो वक्त ज़्यादा लेता था, दूसरा पैसा। अब अमेरिका के लिए एक तरीका था कि वो किसी तरह इस्मस, जो कि पनामा का सबसे शॉर्ट रूट, शॉर्ट पैसेज कहलाता है, किसी तरह उसके ऊपर कब्जा कर ले। अब इसके लिए अमेरिका पनामा में तो रिजीम चेंज करवा नहीं सकता था क्योंकि पनामा कोलंबिया का हिस्सा था, तो लिहाजा अमेरिका ने वहाँ पर एक सेपरेट मूवमेंट जो है उसका आगाज़ करवा दिया। और उस वक्त सदर टेडी रोजवेल्ट खुद पनामा के लोगों के पास गए और अमेरिका की तरफ से हर किस्म की सपोर्ट का वादा किया। फिर अमेरिका की पुश्तनाही की वजह से पनामा ने 1903 के अंदर कोलंबिया से आज़ादी हासिल कर ली। अब अमेरिका आधी गेम तो जीत चुका था, अब सिर्फ आधी गेम जीतना बाकी थी कि किसी तरह अब उसने कैप्चर करना था, जो कि उसके लिए कोई बहुत बड़ा मसला रह नहीं गया था क्योंकि 28 जून 1902 में अमेरिका पनामा से पहले ही कैनाल को तामीर करने के हवाले से पनामा के साथ मुआहिदा कर चुका होता है कि जिस जगह पर कैनाल तामीर हो रही होगी वहाँ पर अमेरिका खुद उसकी हिफाजत करेगा। अब जैसे जैसे कैनाल का वाया बढ़ता गया उसी तरह अमेरिका ने उन जगहों के ऊपर अपने ट्रूप्स उतारने शुरू कर दिए और यूं करते करते पूरा पनामा जो है अमेरिका के हाथ में आ गया। अब